हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो चुका है, जो है आपका सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिकाओं के बारे में आपको इस चैप्टर में जानना है। तो चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ, बिना देरी किए हुए उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों इस चैप्टर में क्लास 8th में आपका चैप्टर नंबर 8 जो स्टार्ट हुआ है, इसमें जो किसी भी जीव का जो इकाई है, यानी कि जो कोई भी जीव है वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, उस इकाई के बारे में आपको अध्ययन करना है, उस इकाई के बारे में आपको स्टडी करनी है। तो वो इकाई जिससे कोई भी जीव बना हुआ है वो क्या है बच्चों? वो है आपका कोशिका, जिसको आप क्या कहते हैं? सेल। तो आपको सेल की स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के फंक्शंस के बारे में बात करनी है। हमने सेल का शेप देखा कि अलग अलग सेल्स जो हैं वो अलग अलग काम के लिए होती हैं और अलग अलग सेल्स का अलग अलग शेप भी होता है, साइज भी अलग अलग होता है। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में हमने देखा था कि जो सेल होती है उसके मेनली जो है 3 पार्ट्स होते हैं, जो आपका सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है। जब आपने देखा, जब आप किसी दीवार को देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि ब्रिक लाइक सेल्स प्लेस्ड वन ओवर द अदर विद अ राउंड बॉल लाइक न्यूक्लियस एट द सेंटर। क्या होता है एक सेल में? बाहर से आप जब किसी सेल के बारे में सोचें तो आप एक बलून को इमेजिन कर सकते हैं, बलून जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर कोई छोटा सा बॉल डाला हुआ है। तो जो अंदर छोटा सा बॉल डाला हुआ है वो क्या है? वो न्यूक्लियस होता है। जो उसके अंदर पानी भरा हुआ है वो आपका साइटोप्लाज्म होता है, या उसी को आप कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो बाहर से बैलून का वॉल है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे एक बैलून के अंदर अगर पानी भर दिया जाए, उसके अंदर एक छोटी सी बॉल डाल दी जाए, तो वो जो अंदर छोटी बॉल पड़ी हुई है वो एक न्यूक्लियस होता है। उसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है वो साइटोप्लाज्म होता है, और जो उसके बाहर की दीवार है वो आपका सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होती है, जिसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो हमने जब अनियन सेल्स का एक टेस्ट करा था, प्रयोग किया, तो क्या देखा कि अनियन सेल्स इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज कवर्ड बाय अनदर थिक लेयर कॉल्ड द सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होती है बच्चों, ये केवल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो सेल, जब हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि सेल वॉल, और जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जानेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो सेल वॉल होती है वो केवल और केवल किसमें? प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के बारे में जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो छोटी क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है और क्लास 11th में भी यही चैप्टर है, सेल। तो क्या होता है, चीजों को पहले थोड़ा थोड़ा बताया जाता है और उसके बाद थोड़ा डीप में जाके समझाया जाता है। तो छोटी छोटी, जैसे आप जब छोटे थे तो आप एक एक नंबर का गुणा भाग जोड़ घटाना करते थे। फिर आप बड़ी क्लासेस में आए तो बहुत बड़े बड़े सवाल करने लगे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करने लगे। उसी तरह से कॉन्सेप्ट्स को भी छोटी क्लासेस में कम बताया जाता है और उसी कॉन्सेप्ट्स को डीप में जाके बड़ी क्लासेस में बताया जाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेल में क्या पढ़ना है आपको? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर हम लास्ट में एनिमल और प्लांट सेल का कंपैरिजन करेंगे, तब उस समय पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर होगा। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है?
cell membrane is porous in nature and help in the inward and outward movement of substances. यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, जो कोशिका की सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है बच्चों, वो इस तरीके का उसका नेचर होता है कि वो चीजों को अपने अंदर भी ले सकती है और चीजों को बाहर भी छोड़ सकती है। यानी कि वो पोरस होती है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए कह सकते हैं इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। उसका स्वभाव कैसा होता है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब जैसे एक अगर कोशिका को आप एक घर की तरह समझ लो, तो जैसे घर में दरवाजा होता है तो हम जिसको चाहते हैं वही इंसान अंदर आ सकता है, हर कोई अंदर नहीं आ सकता। तो उसी तरह से सेल्स में जो पोर्स होते हैं, पोर्स जब जिस मटेरियल को अंदर लेना चाहते हैं, जो उनके फायदे की चीज है, उसके लिए वो दरवाजा खोल देते हैं अपना और उस सब्सटेंस को अंदर ले लेते हैं। यानी कि वो क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, वर्णात्मक पारगम्य होते हैं ना, विच मीन्स दैट इट अलाउज द इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस। वो जिन चीजों को चाहते हैं उन्हीं चीजों को अंदर बाहर करने के लिए अलाउ करते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक घर में दरवाजे के अंदर, आपके गेट के अंदर केवल वही आ सकता है जिसको आप अपने घर में आने देना चाहोगे, जिसको आप नहीं आने देना चाहते वो अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है, अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे एनिमल सेल्स जो है वो आपका माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो नीचे आपको इमेज दिखाई दे रही है, गिवन बिलो इज एन इमेज ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स। ह्यूमन चीक सेल्स का मतलब अगर किसी इंसान के गाल जो होते हैं उनकी सेल्स को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वो इस तरह से माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई पड़ती है, कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म, इसमें आपको दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें आपको क्या दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन, और क्या दिख रही है इसमें आपको दिख रहा है ब्लू, डार्क ब्लू कलर में आपको क्या दिख रहा है, वो है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है, ये ह्यूमन चीक सेल्स का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है। तो अब इसके लिए एक्टिविटी है आपकी बुक में दी हुई है कि टेक अ क्लीन टूथपिक, उससे फिर आप अपनी गाल के अंदर की तरफ से हल्का सा स्क्रैप लेंगे और कुछ कोशिकाएं उससे आ जाती है, उसको ग्लास स्लाइड पे करके एक आयोडीन का ड्रॉप डालेंगे, उसको कवर स्लिप लगा के जब आप मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन डाल देंगे इसका ब्लू कलर्ड करने के लिए, ताकि वो कलर्ड देखा जा सके। उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। अब इसमें आपने सेल मेम्ब्रेन को भी आइडेंटिफाई कर लिया, साइटोप्लाज्म को भी आइडेंटिफाई कर लिया और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी आइडेंटिफाई किया। इसमें आपने न्यूक्लियस को भी आइडेंटिफाई किया, लेकिन इसमें क्या एब्सेंट थी, इसमें सेल वॉल जो थी वो एब्सेंट थी। लेकिन जब आपने अनियन पील का देखा था तब उसमें आपको सेल वॉल दिखाई पड़ी थी, है ना। तो ये बेसिक और मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, है ना। तो आपने क्या अंतर देखा, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन दीज सेल्स एंड अनियन सेल्स। ह्यूमन चीक सेल्स में और अनियन सेल्स में क्या डिफरेंस देखा, जो आउटर लेयर थी, द सेल मेम्ब्रेन इन दिस केस इज नॉट सराउंडेड बाय एनी अदर लेयर, यानी एक ही लेयर से ये घिरी हुई है, और जो अनियन सेल थी वो दो दो लेयर से घिरी हुई थी। उसमें एक सेल मेम्ब्रेन था और दूसरा वाला जो था वो सेल वॉल था। तो पहले एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो आइदर वो प्लांट सेल हो या वो एनिमल सेल हो, लेकिन जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। इन प्लांट्स cell membrane is surrounded by another layer known as cell wall, whereas animal cell contain only cell membrane. Animal cells में केवल cell membrane पाई जाती है और plant cells में cell wall भी पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि cell wall क्या होता है। cell wall क्या होता है,
The cell wall is an additional protective rigid structure present outside the cell membrane. The cell wall is an additional protective rigid structure present outside the cell membrane. It is present only in plant cell. ये केवल और केवल कहाँ मौजूद होती है? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है. It protects them from heat, humidity, pressure, etc. जो आपकी सेल वॉल होती है, ये एक सेल को हीट से, ह्यूमिडिटी से, अनवांटेड प्रेशर से प्रोटेक्ट करती है. ये प्लांट सेल को उसका शेप और दृढ़ता प्रदान करती है. जो प्लांट सेल्स होती हैं उनको शेप देने का काम और दृढ़ता देने का काम कौन करता है? सेल वॉल ही करती है. और इट इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर. ये फ्रीली परमिएबल होती है नेचर में, यानी इसके अंदर कुछ भी आ जा सकता है. ठीक है, तो आपने सेल वॉल के बारे में जाना, पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाना, उसके बाद आपको जानना है न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के भी बारे में जानना है. साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया, आप एग्जाम्पल लो अगर एक बैलून का, तो बैलून के अंदर जो चीज फ्लूइड फिल्ड होता है, पानी से भरा एक गुब्बारा अगर आप सोचें, तो गुब्बारे के अंदर जो पानी भर गया वो पानी क्या है? वो फ्लूइड ही साइटोप्लाज्म की तरह आप उसको मान सकते हैं. जैसे एक कोशिका में जो फ्लूइड भरा होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है. तो साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों? इट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर. जेली लाइक सब्सटेंस होता है. जेली मतलब समझते हो आप? कभी कभी बच्चे खाते हैं जेली. जेली जो फ्रूट्स के जूसेस का बिल्कुल सॉलिड नहीं लेकिन सेमी सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड नहीं होता लेकिन सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है. जेली जो है उसको आप पुश कर सकते हैं, उसका शेप चेंज हो सकता है. जेली हार्ड नहीं होता है ना. जेली जो है वो एक डिफरेंट ही चीज है, या ना तो वो लिक्विड है और ना ही वो सॉलिड है. लिक्विड और सॉलिड के बीच का स्टेट है, या कह सकते हैं कि आधा जमा हुआ स्टेट है. तो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में भरा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है या साइटोप्लाज्म कहलाता है. साइटोप्लाज्म इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल. ये एक कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है. एज वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स सच एज, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होता है. ये सारे के सारे किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं. देखिए, जो कोशिका है, कोशिका के अंदर मेनली, कोशिका को देखने पर कोशिका के बाहर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. तो सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है. उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाई जाती है. उसके बाद उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, जो एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है ना, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फिल्ड, बीच में जो खाली जगह है उसमें ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं. और उसके बीच में कहीं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, उसमें अब आगे जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कोशिका है, कोशिकाओं के अंदर भी अलग अलग काम करने के लिए और उसके भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं. अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि कोशिका है वो जीवन की मूलभूत इकाई है, मतलब सबसे छोटा ऐसी इकाई जिसके बिना जीवन का निर्माण नहीं हो सकता है, वो है कोशिका.
लेकिन कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंगक मौजूद होते हैं। वो एक अलग बात है कि वो जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो अगर इंडिपेंडेंटली चाहें तो वो जीवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन की जो इकाई है वो है कोशिका, लेकिन कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। जैसे अगर कोशिका को आप एक शरीर की तरह लो, तो जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में डाइजेशन का काम करने के लिए अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्शन का काम करने के लिए अलग से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा। उसी तरह से जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोशिका है वो अपने आप में संपूर्ण होती है। कोशिका जो है, एक अकेली कोशिका भी सारे जीवन को प्रदर्शित करने वाले लक्षणों को परफॉर्म कर सकती है। सारी लाइफ प्रोसेसेस उस एक सिंगल कोशिका के अंदर भी होती हैं, इसलिए कोशिका जो है वो अपने आप में संपूर्ण होती। जैसे आप अगर मोती की माला का एग्जाम्पल ले ले बच्चों, मोती की माला, तो मोतियों को पिरो करके माला बनती है, लेकिन अगर वो माला टूट जाए तो क्या एक सिंगल मोती देखने में सुंदर नहीं लगेगा? एक सिंगल मोती भी देखने में सुंदर लगता है, तो वो अपने आप में कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं लगता। तो उसी तरह से जो सेल है, सेल अपने आप में क्या होती है? कंप्लीट होती है। मतलब सेल को रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक कोशिकीय जीव हैं, वो एक ही कोशिका से बना हुआ है। तो सारे जीवन को प्रदर्शित करने वाले लक्षण, अगर वो लिविंग की कैटेगरी में आ गया, सजीवों का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सेल से बना हुआ है ना। इसका मतलब कि एक ही कोशिका सारे जीवन को प्रदर्शित करने वाले लक्षण उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म कर रही है ना। तो इसलिए कोशिका जो है वो अपने आप में क्या होती है? संपूर्ण होती है। और कोशिका के 3 भागों के बारे में इस चैप्टर में आपने जाना कि सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको आप केंद्रक कहते हैं, और उसके बीच में, केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ सेमी सॉलिड फ्लूइड फील्ड होता है जिसको आप क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है विच इज जनरली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। वो केंद्रक क्यों कहलाता है? अब इंग्लिश में उसको कहते हैं न्यूक्लियस, लेकिन हिंदी में न्यूक्लियस को हम कहते हैं केंद्रक। तो केंद्रक का मतलब जो केंद्र में प्रेजेंट है वो केंद्रक कहलाता है। जो केंद्र में प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। तो केंद्र का मतलब क्या हुआ? अगर एक कमरे के बीचों बीच में कुछ प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है? केंद्र। तो केंद्र पे जो प्रेजेंट है वो केंद्रक कहलाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होता है। न्यूक्लियस की संरचना कुछ इस तरीके की होती है बच्चों। ये न्यूक्लियस है पूरा। अब न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। इसमें मैं बता रही थी, जैसे मान लीजिए ये पूरी कोशिका है। बाहर अगर इसको कोशिका देख लें तो कोशिका के अंदर बीच में केंद्र में ये केंद्रक पाया जाता है। अब इस केंद्रक के अंदर भी कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो है इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। एक जीवित कोशिका का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। वो क्या है? न्यूक्लियस। ये जनरली कैसा होता है? गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, और लोकेटेड होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के केंद्र में ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं? ये कलर भी किया जा सकता है, स्टेन किया जा सकता है इसको, और उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इजीली देखा भी जा सकता है ना। जब आपने ह्यूमन चीक सेल्स देखा, आपने अनियन पील सेल्स को देखा, तब उस समय पे आपको न्यूक्लियस उनका प्रेजेंट दिखाई पड़ा था ना। तो वो आप जब आपने मेथाइलिन ब्लू कलर लिया था
तो आपने क्या किया था, मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन जब आपने चीक सेल्स के ऊपर डाला था, कवर स्लिप से ढका था, तो आपको डार्क ब्लू कलर में न्यूक्लियस प्रेजेंट दिखाई पड़ा था ह्यूमन चीक सेल्स में। तो वो जो बीच में गोलाकार सब्सटेंस होता है वो क्या है, केंद्र में जो प्रेजेंट होता है वही न्यूक्लियस कहलाता है। तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस में पहला पार्ट है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों? द न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल वॉल्ड सेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप, यानी केंद्रक कला। क्या कहती हैं? जो केंद्रक को कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है, आप ये समझ लो जैसे न्यूक्लियस को अपने अंदर बंद करने वाला जो लिफाफा है वो न्यूक्लियर एनवेलप कहलाता है। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस में एक ये अंदर की लाइनिंग है, एक ये बाहर की लेयर है। जो बाहर की लेयर अलग अलग और सेल ऑर्गेनेल्स के साथ जुड़ी हुई होती है। इसमें क्या होते हैं, कुछ न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से देखो, इसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें बाहर की जो लेयर है वो, और एक अंदर की लेयर, यानी कैसी होती है, डबल वॉल्ड सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल वॉल्ड सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। तो डबल वॉल्ड सेलुलर मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। द न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो न्यूक्लियस के कंटेंट को साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम करती है। जैसे जैसे बच्चों मान लीजिए कि आप किसी शॉप में गए और आपको चाहिए वहां पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, मान लीजिए आप किसी शॉप में गए और आपको चाहिए 1 किलो चावल और 1 किलो दाल, ठीक। आप उसको बोलेंगे कि मुझे 1 किलो चावल दीजिए और 1 किलो दाल दीजिए। क्या वो आपको सेम थैले में दोनों चीजें दे देगा? अगर आपको वो सेम थैले में दोनों चीजें दे देता है तो चावल और दाल क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। चावल और दाल क्या हो जाएगा बच्चों, मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स ना हो, कंटेंट्स अलग अलग रहें, इसलिए चावल और दाल को एक थैली, बड़ी थैली के अंदर 1 किलो चावल वो छोटी थैली में डालेगा और 1 किलो दाल वो छोटी थैली में डालेगा, और उसके बाद उन दोनों थैलियों को एक बड़ी थैली के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, दाल और चावल को पार्टीशन मिला अलग करने के लिए, एक डबल लेयर्ड पार्टीशन हो गया। चावल अलग रहेगा और दाल अलग रहेगी। ठीक उसी प्रकार से एक डबल वॉल्ड सेलुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। और ये न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस में मौजूद कंटेंट्स का साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम करती है, ठीक है। अब समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ भरा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फिल्ड है। वो न्यूक्लियस के अंदर जो फिल्ड है, उन न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड फिल्ड होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी केंद्रिका होती, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। उसके अंदर और भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट्स को कोशिका द्रव्य है जो साइटोप्लाज्म है से उससे अलग करने के लिए जो दीवार होती है वो डबल वॉल्ड सेलुलर मेम्ब्रेन जो होती है वही आपका न्यूक्लियर एनवेलप कहलाती है, ठीक है। तो ये दीज, अब उसमें क्या होती है, इस तरह से न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। उसमें क्या होते हैं, इस तरह से न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। उसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, उसमें इस तरह से न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर एनवेलप में। और ये जो न्यूक्लियर पोर होता है, ये ऐसे मान लीजिए अगर पूरा कवर हो, पूरा बंद हो, तो साइटोप्लाज्म से इसका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर कोई सूचना भेजनी है इसको तो ये नहीं भेज पाएगा। तो इसलिए इसमें बारीक बारीक न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स जो है वो न्यूक्लियस को और पूरी कोशिका से कम्युनिकेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर एक न्यूक्लियस की संरचना को आप समझो, तो न्यूक्लियस
ये क्या है? ये पूरा आपका न्यूक्लियस है बच्चों। इस न्यूक्लियस में आउटर, इस तरह से आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल वॉल्ड सेलुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको आप न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट कंटेंट्स को साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम करता है। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पियर्स्ड विद होल्स नोन एज द न्यूक्लियर पोर्स। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो यही छोटे छोटे पोर्स क्या कहलाते हैं? ये न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। और यही न्यूक्लियर पोर जो हैं वो रेस्ट ऑफ द सेल से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेल से ये कम्युनिकेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हर केंद्रक के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक न्यूक्लियोलस। इसी न्यूक्लियोलस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और हिंदी में बात करें तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस क्या है? अगर हम एक न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस क्या है ये देखेंगे। न्यूक्लियोलस जो है इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन्स के निर्माण में, प्रोटीन्स के बनने में, प्रोटीन्स की जो बनने की प्रक्रिया होती है उसमें न्यूक्लियोलस का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, अब समझेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन के निर्माण में वो क्या करता है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप सबको समझ में आया। अब इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है और वो फ्लूइड जो है बच्चों वो कहलाता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, जो साइटो का मतलब होता है कोशिका, तो अगर साइटो के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। केंद्रक वो आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है या केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही, कल हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने न्यूक्लियस के बारे में जाना। तो आप इस चैप्टर में एक कोशिका को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका इतना बड़ा शरीर जो है उसकी इकाई क्या है? कोशिका। तो एक कोशिका के अंदर भी क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, कोशिका के क्या कार्य हैं, कोशिका की क्या संरचना है, उसके बारे में जान रहे हैं। आज हमने न्यूक्लियस के बारे में जाना और न्यूक्लियस के भी कई पार्ट्स होते हैं जिसमें आपने 2 पार्ट्स के बारे में जान लिया है। अगले सेशन में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। That's all for today. Have a nice day. Take care. Bye bye.